फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है मंडे टू फ्राइडे, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आपके एग्ज़ाम के देखते हुए बेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। तो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने इसका 23 सेट का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया हूं और आज 24 नंबर सेट भी आपको टेलीग्राम में डाल दिया गया है और इसका डिस्कशन यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इसमें 50 क्वेश्चन जो रहता है आपके बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि सेट मारने के बाद उसका डिस्कशन करें। अगर इस सेट में आपका 35 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका 35 से कम नंबर आ रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत है। चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पीडीएफ भी आप विभिन्न ग्रुप में डालिएगा कि और भी स्टूडेंट के पता चले कि यह ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा है, उससे लाभ मिलेगा उनको और उनकी बिहार दरोगा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और डेली शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है। आज मैंने जो रेलवे के समान अध्ययन आता है उससे मैं आधुनिक भारत टोटल रखा हूं और विज्ञान का टॉपिक दिया हूं, जो कि शाम को 6:30 बजे से चलता है। उसमें भी आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। उस ग्रुप डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उसमें मंडे से आपको घटना चक्र स्टार्ट किया जा रहा है। मंडे से घटना चक्र को स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताते हैं उन सभी बातों को आप लोग फॉलो करते होंगे। तो अभी तक 23 सेट जो नहीं देखे हैं विद्यार्थी वह जाकर सेट को देख लेंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले हमेशा सफल हुए हैं, आप भी सफल होंगे। मेहनत आप ईमानदारी से कीजिए। एग्ज़ाम तक मैं इतना सेट करा दूंगा कि आपके बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। और जिनका भी बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है आप देखिएगा कि यह 24 सेट से ही आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है सेट नंबर 24 का। सेट नंबर 24 कह रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है यह किस शासक से संबंधित है। तो स्कंद गुप्त से है, हर्षवर्धन से है, पुलकेशिन द्वितीय से है और रुद्र दामन से है। तो एहोल अभिलेख की बात करें तो यह आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन में जो चारों दिया गया है सभी अंतर है, लेकिन सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप का पूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि देवी देवताओं का पूजा। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था और इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सबसे पहले उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था तो वह बनारस में सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। प्रथम आपको राजगीर में हुआ है, दूसरा वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है और चौथा की बात करें तो कुंडवल जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो इन सभी बातों को आप जरूर याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है। बिहार में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है और बंगाल में है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह आपको गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिहार की बात करें तब बोधगया, महात्मा बुद्ध का जो बोधगया है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह बिहार में पड़ता है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है और बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपको विक्टोरिया महल है बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसका जीत का कारण मुख्य क्या था। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा और अफगानों की आपसी फुट। तो उसका था सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता के कारण वह पानीपत के प्रथम युद्ध जीता था और बाबर ने टोटल 5 युद्ध किया था। बाबर का प्रथम आक्रमण जो था 1519 में था।
क्वेश्चन नंबर 5, दो आसपा एवं सी आसपा की प्रथा किसने शुरू किया था? दो आसपा एवं सी आसपा की प्रथा जो किया था यह किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा। तो दो आसपा और सी आसपा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा किया गया था और जहांगीर को चित्रकला के स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में 15 अक्टूबर को हुआ था और अकबर को हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने दीन इलाही शब्द की शुरुआत 1582 में किया था। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम के याद में आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक था। औरंगजेब ने ही 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। और जहांगीर का हत्या किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ये भी बात आप जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में थे? शिवाजी जो थे मुगलों की कैद से भागने के समय वह कौन से नगर में थे? ग्वालियर में थे, आगरा में थे, दिल्ली में थे और कानपुर में थे। तो आपको आगरा में थे और आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में झांसी की रानी जो है उनकी समाधि स्थल है। दिल्ली में आपको लाल किला है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा के जो नींव पड़ी थी वह किसने पड़ी थी? 1813 के चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग और 1854 का वुड डिस्पैच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1835 के मैकाले के स्मरण। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ व्यापार को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था और 1813 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षा पर 1 लाख रुपये पैसा खर्च किया जाएगा। और 1854 की बात करें तो यह भी आपको शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है यह किसे माना जाता है? एम.के. गांधी को, राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को और दयानंद सरस्वती को। तो किसे माना जाता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था मुंबई में। और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे बेलगांव अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा? यह किसका स्टेटमेंट था? तो भीमराव अंबेडकर का, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का और महात्मा गांधी का। तो यह स्टेटमेंट किसका था यह बात पूछा गया, तो यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो संविधान के निर्माण भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? यह नहीं पूछा गया कि किसमें उन्होंने अध्यक्षता किया है, पूछा गया किसमें सबसे पहले उन्होंने भाग लिया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1920 के नागपुर अधिवेशन। तो उन्होंने कलकत्ता में अधिवेशन जो 1901 में हुआ था उसी में उन्होंने भाग लिया था और उसका अध्यक्ष था इंदु जी वाचा ने किया था। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का इसमें मिलन हुआ था। अमृतसर अधिवेशन 1919 की बात करें तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और नागपुर की बात करें तो नागपुर जो 1900 हुआ था, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को पढ़कर आंसर चुनना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एक स्वराज में का समर्थन करता है और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में यह
आपको मुंबई में हुआ था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, तो यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है यह सब सही है। अगला क्वेश्चन अगला है मिलान करने वाला। सूची अ को सूची ब से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ आपको सन दिया गया है और दूसरे तरफ युद्ध दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो 1775 की बात करें तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और 1780 की बात करें तो 1780 में हुआ था आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1824 की बात करें तो 1824 में हो गया था आपको प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और वही 1838 की बात करें तो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। तो इसे ज़रूर आप लोग मिला लेंगे। इस तरह आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। आइए ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस BT रणदेव, सत्य भगत, लाला लाजपत राय और MN जोशी। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जो था ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, C राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू और गोपीनाथ साहा। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको किया गया था CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। C राजगोपालाचारी की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 15, चाय के खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय के खेती के लिए कौन सा मिट्टी है? अम्लीय है, क्षारीय है, जलोढ़ है और रेगुर मिट्टी है। तो चाय के लिए अम्लीय मिट्टी होता है और चाय सबसे ज़्यादा असम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा असम में पाया जाता है और उच्च किस्म की चाय दार्जिलिंग में होती है। चाय में थिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। क्षारीय जिसका पीएच मान 7 से अधिक 7 से प्लस होता है उसका पीएच मान क्षारीय होता है, जिसका 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, यह बिल्कुल सही है। भितरकनिका की बात करें तो यह भी आपको उड़ीसा में बिल्कुल सही है। पीताम्बरम की बात करें तो पीताम्बरम भी आपको तमिलनाडु में है। तो वेम्बनाड जो है ना यह आपको कर्नाटक नहीं, वेम्बनाड जो है यह केरल में है। तो यही गलत है, गलत को चुनना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट को रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरित जो रूप है शिस्ट है, निस है, स्लेट है और संगमरमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एक तरफ पहाड़िया है और दूसरे तरफ राज्य है। इसको मिलाना है सूची अ को सूची ब से। तो आइए मिलाते हैं। गारो की पहाड़िया जो है यह आपको कहाँ पे है? तो गारो की पहाड़िया जो है यह मेघालय में है। कहाँ पे है गारो की पहाड़िया? तो गारो की पहाड़िया जो है मेघालय में है। और मिकिर की पहाड़िया कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। मिकिर की पहाड़िया जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आइए मिला देते हैं। गारो की पहाड़िया मेघालय, मिरी की पहाड़िया अरुणाचल प्रदेश और पंचई मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और डालमा जो है झारखंड में। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर और अटलांटिक महासागर से होकर। तो यह जो खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया,
स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट, पोर्ट सैयद तथा स्वेज। तो वह स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पतन है पोर्ट सैयद तथा स्वेज है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश जो होता है वह तमिलनाडु में होता है, और सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल से आता है उससे आपको 80% के आसपास बारिश होती है, और सबसे पहले मानसून केरल में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को आपके पूछा जा चुका है। तो कौन सा है? बरकाना जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात और केवेटी जलप्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान की जो प्रस्तावना है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा या प्रस्तावना। संविधान के मूल अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 तक है, और संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्व जो है यह 36 से आपको 51 तक है, और संविधान के मूल कर्तव्य की बात करें तो 51 के ए में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो इसका बात जो है ना अनुच्छेद 51 में कहा गया है, तो यह संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्व में आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 359। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 355 के द्वारा किया जाता है। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात की बात कहा गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कहा गया, और 359 की बात करें तो राष्ट्रीय अपवाद को मौलिक अधिकार की बात कही गई है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से क्या कह रहा है? सूची अ को सूची ब से मिलाना है। कौन सी संविधान में किस देश से लिया गया है यही आपको देखना है। आइए देखते हैं। तो इसे मिलाते हैं। मंत्रिमंडल जो है यह आपको ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध जो है यह कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध की बात जो है यह जर्मनी से लिया गया है, और मूल अधिकार की बात है जो कि अमेरिका से लिया गया है। तो यह सीधे सीधे मिलान है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3, 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। विधेयक तथा संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। इसमें 4 अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया उस पर आप ध्यान देंगे। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और छठी अनुसूची। तो किसी भी शपथ और प्रतिज्ञा की बात है वह आपको तीसरी अनुसूची में, लेकिन 3 व्यक्ति को छोड़कर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत, और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। तो यह 3 व्यक्ति जो है अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन और भत्ता की बात कहा गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात कही गई है, और छठी अनुसूची में जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के विशेष अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात कही गई है। तो इन चारों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, मतलब कोई भी देश में अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, यह बात पूछा गया है। आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1 और 4, यानी कि आयात सस्ता होगा और निर्यात क्या महंगा हो जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 की तरह, यह उसके अधिकार है। आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, वह 352 की तरह राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति और 360 वित्तीय। अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का उसका अधिकार नहीं है। तो यही नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन बी 28 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? 31वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। तो यह जो किया गया है 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जो कि सिक्किम राज्य को विशेष रूप से भारत से जुड़ा हुआ, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य पूर्ण रूप से बन गया था। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और 45वां संविधान की बात करें तो 1980 में 45वां संविधान हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल के पत्ता गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? अगर पेड़ पौधा को हिलाते हैं तब। पहला नियम है, दूसरा नियम है, तृतीय नियम है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पहला नियम है। तृतीय नियम जो है एक्शन टू रिएक्शन, द्वितीय नियम की दिशा में जा रहा है, जब तक उस पर कोई बाहुबल नहीं लगाया जाता है तब तक वह उसी दिशा में जाता है। तो यह दूसरा नियम का परिभाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जास्ता का, तांबा जस्ता एवं टीन का और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, यह बात पूछा गया है। तो पीतल जो है ना, यह आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा और टीन की बात करें तो यह कांस्य धातु है। कांस्य धातु तांबा और टीन है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? पाराश्रव्य तरंग, बीटा किरण, कैथोड किरण और एक्सरे तरंग। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक्सरे तरंग है। क्वेश्चन नंबर 33, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 34, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम से जाना जाता है? H2CO3, HNOCO3, H2SO4 और HCl। तो H2SO4 को जाना जाता है और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 98 होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल एवं अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल के अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, यह बात पूछा गया है। तो जल के अपघटन होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान है? एनोस्किया, ल्यूकेमिया, एनीमिया और सेप्टिनीसिया।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वह आपको ल्यूकेमिया है, जिसे रक्त कैंसर भी कहा जाता है, जो कि ब्लड से संबंधित है। एनीमिया की बात करें तो लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। हमारे शरीर में आनुवंशिकता का इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो आनुवंशिकता की इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र, डीएनए, जीन और केंद्रक। तो हमारे शरीर में जो आनुवंशिकता का इकाई होता है उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अदरक जो है यह राइजोजोम है, बिल्कुल सही है। अफीम जो है अफीम की डुड्डी से, सन जो है ताना से, लेकिन केसर जो है ना यह आपको बीज से नहीं, केसर जो है यह आपको फूल से होता है। केसर जो है फूल से होता है, तो ऑप्शन बी ही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? एक तरफ हार्मोन्स है और दूसरे तरफ उसकी ग्रंथियाँ दिया हुआ है। तो आइए इसको मिलान करेंगे। प्रोएस्टेरोन जो है यह आपको गर्भाशय के महिला में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है अंडाशय में पाया जाता है, जो कि पुरुष में। और थायरॉक्सिन की बात करें तो यह आपको थायराइड में पाया जाता है। और इंसुलिन की बात करें तो यह आपको अग्नाशय में पाया जाता है। तो इसे मिलान कर दिए आपको 3, 4, 1 और 2। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा गया है किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है। तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला है 1991 में। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और गोपीनाथ की बात करें तो गोपीनाथ को भारत रत्न आपको 1999 में दिया गया है। लेकिन महात्मा गांधी जो है इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? तो डाउन्स है, वेल्ड्स है, स्टेपीज है और प्रेरी है। तो वह आपको वेल्ड्स जो है ना यही आपको पाया जाता है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज की बात करें तो पश्चिमी रूस में पाया जाता है। और प्रेरी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो चारों घास के मैदान आप जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब कौन सा है जो गलत है? वान जो है यह राइन नदी के किनारे है, यह आपको सही है। काहिरा जो मिस्र है यह नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क की बात करें तो यह आपको हडसन नदी के किनारे है। और वियना जो है ना यह आपको वोल्गा नदी नहीं डेनब्यू नदी के किनारे है। वोल्गा क्या है? डेनब्यू नदी के किनारे है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 44। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? भौतिकी के क्षेत्र में तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का शुरुआत भारत में 1913 में किया गया था। और विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। और हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन तीनों को जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ वैसे आप लोगों को भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं,
पोबलियस है और चाणक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अरस्तु के द्वारा यह लिखा गया था। चाणक्य की बात है करें तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। और प्लूटो की बात करें तो प्लूटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखा था, प्लूटो रिपब्लिक पुस्तक लिखे थे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सूचियों को सूचीबद्ध के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरे तरफ उसका राज्य है। आइए मिलाते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य जो है यह आपको असम से है। नाम दफा की बात करें तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश से है। पखाल की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से है और सरिस्का आपको राजस्थान से है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। आइए देखते हैं कि ऑप्शन यह किस में है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 के। 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 47। लैला अली का संबंध किस खेल से है? लैला अली का संबंध जो है यह किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है, शतरंज से है, बैडमिंटन से है और मुक्केबाजी से है। तो लैला अली का संबंध जो है यह मुक्केबाजी से है और बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल का। शतरंज जो है रूस का खेल है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? वायुसेना के दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पे है? गांधी नगर में है, नागपुर में है, बेंगलुरु में है और मुंबई में है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह गांधी नगर में है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को, 11 मई को, 12 मई को और 31 मई को। तब विश्व प्रवासी पक्षी जो दिवस है यह 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। ये भी बात आप याद कर लेंगे। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि सेट नंबर 24 का 50 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। तो यह कौन सी समिति पर किया गया था? तो भंडारी समिति पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति की बात करें तो नाबार्ड से संबंधित है, नाबार्ड से संबंधित है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। महाजन समिति की बात करें तो चीनी घोटाला से संबंधित है और गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी की संबंध की बात करें तो चुनाव सुधार से है दिनेश गोस्वामी का संबंध। तो इस तरह आपके सामने मैंने 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह सीरीज है। तो जो भी लोग अभी तक इस सीरीज में ज्वाइन नहीं हुए तो वो लोग जल्द से जल्द इस सीरीज में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इस सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और जो भी डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन से माध्यम से सारे बात को अपने नोटबुक में नोट कीजिए। जो आप नहीं जानते उसे तो आप ज़रूर नोट कीजिए और जो जानते हैं उसे नहीं कीजिए। और PDF आप ज़रूर निकालिए। PDF निकालने से होता क्या है कि आपको जब मैं एग्ज़ाम से पहले रिविज़न कराऊँगा तब आपको फ़ायदा होगा। तो अभी तक 24 PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया और इसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा 24 नंबर सेट का। आप वहाँ से मिला लेंगे और वीडियो कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और शाम वाले सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को और PDF को दोनों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।